हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता घोड़ात्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम पार्ट 1 में प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति की शुरुआत की थी हमने। तो उसमें हमने क्या क्या किस किस देश उसमें शामिल हुए थे युद्ध में, और ये प्रथम विश्व युद्ध के परिबल क्या थे वो देखे थे। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं, यानी कि क्या क्या घटनाएं बनी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में पक्ष में 24 और दूरी के राष्ट्रों में पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया था। जर्मन ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की थी, यानी कि शुरुआत जर्मन ने की थी और उन्होंने यूरोप पर विजय प्राप्त की थी। फ्रांस की सेना को उसने नष्ट कर डाला था। जर्मन ने फ्रांस की सेना को नष्ट कर डाला था। उसने भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के अनेक जहाज़ों को डुबा दिया था। यानी कि उसने सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के जहाज़ों को भी डुबा दिया था। टैंकों, जहरीली गैसों आदि द्वारा लाखों सैनिकों तथा नागरिकों की जान हानि हुई थी। यानी कि जहरीली गैसों का उपयोग करके सैनिकों तथा नागरिकों को भी जान हानि हुई थी। रूस में क्रांति में हुई इस रूस युद्ध से हट गया। अब रूस में क्रांति हुई इसीलिए रूस युद्ध से हट गया। जर्मनी उस समय खूब शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकन स्टीमर ल्यूसिटानिया को डुबा दिया था, जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गए। परिणाम स्वरूप अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। उसने 7 पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन और श्याम जैसे राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जुड़े, जिसमें मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। अमेरिका की सेना के समक्ष जर्मन की सेना नहीं टिक पाई। यानी कि अमेरिका की जो स्टीमर डुबा दिया जर्मन ने, इसीलिए उन्होंने मित्र पक्ष तैयार किया, शामिल हुए उसमें, और वो जर्मन पर चढ़ाई करते यानी कि युद्ध करते। और अमेरिका की सेना के सामने जर्मन टिक नहीं सका। समग्र युद्ध का पासा पलट गया। यानी कि युद्ध का जो जर्मन शक्तिशाली था वो पासा ही पलट गया। बल्गेरिया, तुर्की तथा ऑस्ट्रेलिया मित्र राष्ट्रों की शरण में आ गए। अब ये लोग भी अमेरिका के शरण में, यानी कि अमेरिका ने जो मित्र राष्ट्र की पक्ष बनाया था उसमें आ गए। जर्मन सम्राट केसर राज्य सत्ता छोड़कर भाग गया। यानी कि जर्मन का जो सम्राट था वो उसकी सत्ता छोड़कर ही भाग गया। जर्मन गणतंत्र ने मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया और विश्व युद्ध का अंत हुआ। यानी कि अब जर्मन को हार माननी पड़ी और जो मित्र राष्ट्र थे उसकी शरणागति लेनी पड़ी, और उसके परिणाम स्वरूप उसने एक समझौता किया था जिसमें उसने हस्ताक्षर कर दिए। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध का अब अंत हो गया है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। विश्व युद्ध के परिणाम, तात्कालिक परिणाम, यानी कि विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या परिणाम आए वो देखते हैं हम। तो पहला है जान माल की हानि। लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। जान माल की हानि यानी कि इंसानों को या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं उसमें क्या क्या नुकसान हुआ वो होता है। तो इसमें 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था और उसमें से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 करोड़ घायल हुए थे। यानी कि 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। 70 लाख लोग सदा के लिए विकलांग बने। यानी कि 70 लाख लोग सदा के लिए विकलांग बन गए। यानी कि उसके शरीर में कुछ ना कुछ खराबी हो गई।
युद्ध के बाद महामारी, भूखमरी, हत्याकांड के कारण मरने वालों की संख्या अधिक थी। यानी युद्ध के बाद भी महामारी थी, भूखमरी, वो गैस का प्रयोग हुआ होगा ना, इसीलिए वहाँ महामारी, भूखमरी, हत्याकांड के कारण मरने वालों की संख्या अधिक थी। युद्ध में कुल खर्च का आंकड़ा 337 अरब यानी कि 6.5 अरब पौंड हुआ था। देखा, युद्ध का खर्च, युद्ध हुआ इसका मतलब ये नहीं कि चलो युद्ध खत्म, नुकसान खत्म, युद्ध में जो खर्चा हुआ वो भी गिना जाता है इसमें। तो चलो अब दूसरा परिणाम देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, यानी कि देश की लालच क्या हुआ, जो युद्ध था वो जो विस्तार बढ़ाने का जो लालच थी, उसकी वजह से देश के लोगों को सामाजिक स्वरूप में क्या क्या परिणाम मिले वो देखते हैं। विश्व के हर एक राष्ट्र के पुरुषों के युद्ध में शामिल होने से कौटुंबिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्त्रियों के सिर पे आ पड़ा। यानी कि जो हमें मालूम था पहले युद्ध में जेंट्स लोग ही भाग लेते थे, उसकी वजह से जो कुटुंब में जो लीड, यानी कि जो हमारे पापा जैसे लीड सब सदस्य हुए, तो उसकी मृत्यु हो जाने से हमारी माँ के सिर पर हमारी जिम्मेदारी आती। इसी तरह से कौटुंबिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्त्रियों के सर पे आ पड़ी। घर की चार दीवारी से बाहर आकर व्यावसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभालना, यानी कि घर की जो स्त्रियाँ होती थी वो चार दीवारों से बाहर निकल व्यावसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभाला था। इससे उनमें पुरुष के समकक्ष होने के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। यानी कि पुरुष समकक्ष होने में उसे आत्मविश्वास की भी स्त्रियां में वृद्धि हुई थी। इनमें समानता की भावना का उदय हुआ था, यानी कि पुरुष और स्त्रियां एक समान है, वो भावना का उदय हुआ था। परिणाम स्वरूप स्त्री मताधिकार की मांग उठी, यानी कि स्त्रियों को भी मत अधिकार करने की मांग उठी थी। युद्ध के दौरान जीवन जरूरी की वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई थी। इसमें अभाव, बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएं शुरू हुई थी। लोग अपार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। देखा सामाजिक परिणाम में क्या क्या हुआ था। युद्ध के दौरान जो जीवन जरूरियात, यानी कि रोटी, कपड़ा जैसी जीवन जरूरियात की वस्तुएं थी, उसकी कमी आई थी। और इसमें अभाव, बेरोजगारी, यानी कि कोई काम धंधा नहीं था, भूखमरी यानी कि भूख के कारण मृत्यु, और हड़ताल हुई थी, तालाबंदी यानी कि घर में ही रहना है। लोग अपार कठिन से कठिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बालकों की स्थिति अधिक दयनीय बनी थी, यानी कि जो बालक थी उसकी स्थिति तो और दयाजनक थी। तो अब तीसरा परिबल देखते हैं, वर्सेल्स की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों की बिना शर्ते शरणागति स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ था। उसके पश्चात मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई। उसमें 58 कमीशनों की रचना की गई थी और 145 बैठकें आयोजित की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए थे वे वर्सेल्स के शीश महल में किए गए थे, इसीलिए उसे वर्सेल की संधि के रूप में जाना जाता है। अब जो जर्मन की हार हुई थी और वो जो मित्र राष्ट्रों के जो संघ बना था उसकी शरणागति में आ गया था, इसीलिए अब ये मित्र राष्ट्रों ने मिलकर एक राजधानी बनाई थी। कहाँ? पेरिस में। और शांति प्रक्रिया के लिए 58 कमीशनों की रचना की थी और उसमें 145 बैठकों की आयोजित हुए थे। अब जो जर्मन हार गया था, इसीलिए उसके समझौते के लिए
वर्सेल्स के शीश महल में हुई थी ये संधि, इसीलिए इस संधि को वर्सेल्स की संधि के रूप में जाना जाता है। वर्सेल्स की संधि में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं थी: प्रादेशिक व्यवस्था, सेना में कमी और निशस्त्रीकरण, और तीसरी युद्ध हर्जान में किस्त की व्यवस्था, और चौथा अन्य व्यवस्था। ये 4 संधियाँ इसमें की गई थी। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विलियम्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसियो और इटली के आलेंडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायित्व माना गया था, यानी कि इस युद्ध की शुरुआत का कारण जर्मन से हुआ था, ऐसा माना गया था। जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का युद्ध का दंड लादा गया था, यानी कि उसे एक दंड दिया गया था। उसका रूहस प्रास जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा था, यानी कि जो उसका एक प्रदेश था वो फ्रांस को देना पड़ा था। उसकी राइंड नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोज दी गई थी। फ्रांस की सीमा पर स्थित राइंड लैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया गया और वह खनिज समृद्ध प्रदेश 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। उसके अधिकांश उपनिवेश लिए गए थे। अल्सेस और लॉरेंस फ्रांस को वापस देना पड़ा, यानी कि जो जर्मन ने नुकसान किया था या जो राज्य उसने जीते थे वो सबको लौटा दिए और दंड भी किया गया था। इसके उपरांत हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला और लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजे के रूप में देना था। इस सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे, यानी कि ये सभी शर्तें जो तैयार की गई थी, जर्मन उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था, पर जर्मन से बंदूक की नोक पर यानी कि जबरदस्ती उससे हस्ताक्षर करवाए थे। इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी के अर्थव्यवस्था छीन भिन्न हो गई थी। तो अब चौथा है दूरगामी परिणाम। युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई जिसमें बैर की भावना थी, इसीलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। साम्यवादी रूस को राष्ट्रसंघ में स्थान नहीं दिया गया था। अमेरिका राष्ट्रसंघ में नहीं शामिल हुआ था, इसीलिए ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण निर्मित हुआ था। यानी कि ये जो संधि तैयार की जा रही थी या फिर जो शांति प्रक्रिया जो शुरू की जाए, इसमें कई राष्ट्रों को भाग लेने दिया था, तो कई राष्ट्र इसमें शामिल नहीं थे। इसी वजह से ये देखा देखी के कारण फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी भी होने लगी थी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये थे विश्व युद्ध के दौरान जो परिणाम आए थे वो, और विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम आए थे वो। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं रूस की बाल्शेविक क्रांति 1917। इस 1917 में रूस में क्रांति हुई। वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। राजनीतिक परिबलों में रूस की जनता ज़ारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। रूस में वंश परंपरागत रूप से आने वाली सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन चलाते थे। जार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा पर उन राजाओं की निरंकुश ज़ारशाही इतनी अधिक कठोर थी कि उनमें कोई व्यक्ति अधिकार की मांग करे तो उसको ऊपर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता था, अथवा साइबेरिया की
हड्डी जमा देने वाली कातिल ठंडी में भेजने की सजा दी जाती थी। अब ये राज्य में क्या था कि जो वहाँ की प्रजा है उसको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, और जो कोई प्रजा अधिकार के लिए मांग करे तो उसके पर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता था। और साइबेरिया की हड्डी जमाने वाली क्या बहुत ठंडी होती थी, वहाँ भेजने की सजा दी जाती थी। यह निरंकुश और अत्याचारी राजातंत्र प्रजा के लिए दुख, गरीबी और यातनाओं का कारण बन गया। यानी कि ये जो राजाशाही चल रही थी, इसकी वजह से प्रजा में दुख, गरीबी और यातनाओं का कारण बन गया। रूस के किसान, खेतदास तथा मजदूरों को बहुत अधिक काम करने पड़ रहे, फिर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था। उसकी स्थिति कंगाल बन गई थी। यानी कि मजदूरों को जो काम करते थे उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए उसमें गरीबी बनी रहती थी। फादर गोपाल नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में लोग जार के निवास स्थान विंटर पैलेस गए। वे सभी लोग निशस्त्र थे। कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीर थी और उसमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो जैसे सूत्र लिखे हुए थे। यानी कि उन्होंने एक आंदोलन किया था, ये सभी लोगों अपने अधिकार मांगने के लिए। उन निर्दोषों पर जार के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यानी कि सैनिकों ने गोलीबार किया था, उसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। और जहां जार का महल था, उस सेंट पीटर्सबर्ग का बर्फ खून से लाल हो गया था। यानी कि इतने सारे लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी, और वहाँ जो महल था वो खून से लाल हो गया था। उस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब यहाँ खूनी रविवार के नाम जाना जाता है। उस समय रूस जापान युद्ध में छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र रूस को दी गई पराजय से ज़ारशाही की कमजोरियां का पर्दाफाश होने पर रूस के अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई। रूसी प्रजा को रोष में परख कर उसे शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई डूमा बुलाने की घोषणा की गई। यानी कि जो प्रजा में अशांति जो आ गई थी, उसके कारण डूमा धार सभा को वहाँ बुलाई गई। समयांतर पर 4 डूमाएं बुलाई गई, परंतु वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उससे पहले ही बर्खास्त कर दी गई। यानी कि ये जो डूमा धारा सभा बुलाई गई थी वो सफल नहीं हुई। 8 मार्च 1970 को पेट्रोग्राड के कुचले हुए मजदूरों की हड़ताल की। तब इस घटना को दबा देने के लिए जार ने सेना भेजी, परंतु सेना ने गोलीबार चलाने से मना कर दिया। अब मजदूरों को जो कुचलने वाली हड़ताल हुई थी, उसके लिए जार ने एक और सेना भेजी, परंतु इस सेना ने गोलीबार करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति का आरंभ हुआ। ज़ारशाही के पतन बाद केरेस्की के नेतृत्वशाली मेसेल्विक पक्ष के हाथ में सत्ता आई। अब नई सत्ता शुरू हुई है। ज़ारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन को छोड़कर रूस के सभी लोग खुश थे, परंतु लेनिन के कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों को वर्चस्व में विश्वास करना था। परिणाम स्वरूप उससे मेल्शेविकों के विरुद्ध उपसाकर नवंबर 1970 में अंतिम क्रांति करने की सत्ता प्राप्त किया, जो समाजवादी बेल्शेविक की क्रांति के रूप में जानी जाती है। इसी तरह 300 वर्ष पुराना शासन ज़ारशाही अब समाप्त हुआ। यानी कि जो नागरिक थे वहाँ के, उन्हें अधिकार प्राप्त हुए। 300 वर्ष के इस इतिहास में
रूस की पहली बार जार विहीन बना, यानी कि जो सत्ता के अंडर में था वो निकल गया। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं विश्व शांति के लिए प्रयास। अब विश्व शांति के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो देखते हैं। राष्ट्रसंघ पहला, विश्व युद्ध की भयानकता के विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्व शांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। अब ये राष्ट्रसंघ की स्थापना हो रही थी, इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने विशेष योगदान दिया है। वुडरो विलियम्स के 14 मुद्दों के आगे रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की रचना हुई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय संघ की हमें एग्जाम में आ सकता है कि कितने मुद्दों में रखकर पेरिस शांति की शुरुआत हुई थी या रचना की गई थी, या अब और कब पेरिस शांति की स्थापना यानी कि रचना हुई थी। तो पेरिस शांति की प्रक्रिया की रचना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। राष्ट्रीय संघ के उद्देश्य, अब राष्ट्रीय संघ के जो उद्देश्य क्या क्या थे वो देखते हैं। तो पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखनी है, युद्ध की नीति का त्याग करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता का हल निकालना है। यदि कोई राष्ट्रसंघ या मध्यस्थता के अवहेलना करे तो उसे बागी राष्ट्र घोषित करना है। अब ये सब उद्देश्य थे। इसका मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं हुई थी और ये जो पेरिस शांति तैयार की गई थी उसका उद्देश्य यानी कि वो स्थापित करने के क्या क्या रीज़न थे वो है ये 6 रीज़न। विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यानी कि जो ये विश्व शांति के लिए पेरिस शांति की प्रक्रिया यानी पेरिस शांति राष्ट्रीय संघ की जो रचना हुई थी ये सफल नहीं हुई और उसके अंकुश में नहीं रह पाई, इसीलिए 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। थैंक यू बच्चों।